नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत। ये इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ रोज़ कबल हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स जो हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और 625 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। अब जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, ताज़ा भी 8-10 दिन हो गए उसको, 15 तारीख की, जिसमें अभी बताया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी 645 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। ये भी हमने आपको बताया था कि पहले भी ये 645 से ज़्यादा भी रहे हैं, लेकिन बाद में जब कोरोना का दौर आया और लॉकडाउन हो गए और भारत की एक्सपोर्ट्स पे बहुत असर पड़ा, लेकिन इंपोर्ट्स तो करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि जैसे कि खाने का तेल है, क्रूड ऑयल है, वो तो मंगवाना ही पड़ता है, और प्लस जो दूसरी ज़रूरी अशिया होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है उस वक़्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है ना, तकरीबन 560 बिलियन डॉलर तक, यानी वही जो 650 बिलियन डॉलर तक थे, वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर कम होकर 560 तक पहुंच गए। फिर जब ये 2022 के आखिर से आस्ते आस्ते बढ़ने शुरू हुए, तो अभी पिछले दफ़ा मैंने बताया था 625, अब 645 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। लेकिन एक अजीब एनोमली देखी जा रही है भारत के मार्केट्स में। आमतौर पर लोग इस बात की तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जब किसी भी मुल्क के फॉरेक्स रिजर्व्स सेटिस्फाइंग हैं, पुरइत्मीनान हैं, तो उसकी करेंसी जो होगी वो स्टेबल होगी, स्थिर होगी, मुस्तहकम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक हफ्ते में तकरीबन 0.7% की भारतीय करेंसी यानी रुपए में कमी वाक़ई हुई है। वही डॉलर जो एक हफ्ता पहले 83 रुपये 83 से भी कम में मिल रहा था, अभी वो 83 रुपया 45 पैसे तक पहुंच गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे इंपोर्टर्स हैं वो जब भी कोई सौदा करते हैं तो वो उस वक्त जो डॉलर का भाव होता है उस हिसाब से कैलकुलेट करके सौदा करते हैं कि हमें ये चीज़ जो है जब भारत में मंगवाएंगे तो यहाँ पर हमें एक्सचेंज रेट भरने के बाद, ड्यूटीज़ भरने के बाद हमें कितने में पड़ेगी और फिर हम कितने में बेचेंगे। लेकिन अगर ये जो 0.25% भारतीय करेंसी के भाव में कमी वाक़ई हुई है, ये उनको बहुत तकलीफ़ देगा। लेकिन ये बात आप इतना समझ सकते हैं कि ताज़ा जो है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से, ज़ाहिर है यूक्रेन की जंग जारी है, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 6 महीने होने को आए हैं। इसराइल हमास की जंग जारी है। इनकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। अभी तो ब्रेंट का भाव $85 तक पहुंच गया है, जो कि खैर जंग से पहले तो $70 तक हुआ करता था, फिर एक वक्त में $95 तक भी गया, लेकिन फिर कम होके तकरीबन 75
के आसपास 75 to 80 जो है होवर करता था, इसके बीच में चलता रहता था। लेकिन ताज़ा यानी 8-10 दिनों के अंदर ये $85 तक एक बैरल का भाव पहुंच गया है, जिसकी वजह से हो सकता है रुपए के ऊपर दबाव पड़ता हो। लेकिन फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये जो इतने सारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो किस लिए हैं? उनको चाहिए कि उनको इस्तेमाल में लाएं और कम से कम वॉलेटिलिटी न होने दे। अब हम ये नहीं कहते कि आप भारत या रुपए का भाव बढ़ाइए। अजीब बात ये होती है कि जब बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाता है भारतीय मार्केट में और डॉलर का भाव गिर जाता है, तो उस वक्त रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन करती है, मुदाखलत करती है और वो डॉलर ख़रीद लेते हैं ताकि जो है भारतीय रुपए का भाव न बढ़े। और शायद वो इसीलिए करते होंगे क्योंकि वो अपना मुआवजा, अपना कंपैरिजन ओस पड़ोस के ममालिक से करते हैं कि भाई उनके करेंसी के भाव कितने कम हैं। अब जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में उसका जो टका है उसका भाव $1 का 109 टका है। श्रीलंका है 300 है श्रीलंका का रुपया। पाकिस्तान का 280 रुपये तक है, 275 से 280 तक चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसे में भारत की सरकार सोच सकती है कि उनके साथ जब एक्सपोर्ट मार्केट में मुकाबला होगा तो हमारी अशिया जो होंगी, भारत की चीज़ें जो होंगी, ख़रीदार को इंपोर्ट, बाहर का जो इंपोर्टर होता है उसको महंगी पड़ेंगी। लेकिन ये सोच गलत है क्योंकि उसके साथ साथ हमको इंपोर्ट भी करना पड़ता है और जब डॉलर महंगा हो जाता है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है और इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो उसके साथ फिर करेंसी पे दबाव पड़ता है। और ज़ाहिर है जो चीज़ें बाहर से, अब जैसे तेल आया है, मशीनरी आती है, वो महंगी पड़ जाती है। तो भारत की सरकार को इसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। वन वे सोच रखना गलत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चीन का जो युआन है, युआन बोलिए आरएमबी बोलिए, उसमें भी कमी वाक़ई हुई है इस हफ्ते। तो मेरे भाई चीन की इकोनॉमी तकरीबन 2-2.5 साल से ज़वाल पजीर है, नीचे होती जा रही है। आपने एवरग्रैंड कंपनी का नाम तो सुना होगा, जो वहाँ की बड़ी बिल्डर कंपनी है। तकरीबन कहते हैं $80 बिलियन का उसने घोटाला किया है और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में से एक गिनी जाती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और इस तरह वैसे भी जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि जीडीपी ग्रोथ जो है चीन की तकरीबन 5% के हिसाब से चल रही है, जबकि पिछले क्वार्टर की भारत की 8.4% रिकॉर्ड की गई थी। भले ही एक क्वार्टर की थी, लेकिन पूरे साल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि हमारी ग्रोथ जो है 7.6% तक जाएगी। तो जब हमारी ग्रोथ अच्छी है, जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स अच्छे हैं, फिर हमारा रुपया इतना कमज़ोर क्यों है? और क्या इससे भारत के मुकामी लोग, अब जैसे मैंने बताया आपको कि तेल महंगा हो गया है, क्रूड ऑयल, लेकिन वो भारत की सरकार जो है ना, मुकामी मार्केट में, लोकल मार्केट में पेट्रोल का भाव नहीं बढ़ाएंगे, डीजल का भाव नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। तो उनको पता है कि अगर हम भाव बढ़ाएंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। तो ये इस किस्म की जो पॉलिसीज होती हैं वो आगे चलकर एक आम भारतीय शहरी जो है, मुल्क का जो एक सिटीज़न है ना, उसके मुफादात पर असरअंदाज होती है।
उसे नुकसान पहुंचाती है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।